नमस्कार, हमारे चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पावलोव से संबंधित अधिगम। पावलोव ने अधिगम का सिद्धांत दिया है। अधिगम के सिद्धांत का टॉपिक इस टाइम चल रहा है। कल हमने सबसे पहला सिद्धांत पढ़ा था थॉर्नडाइक का सिद्धांत, और आज हम लोग पढ़ेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव महोदय जो हैं बहुत ख़ास हैं ये, तो इनके विषय में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका परिचय जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे। तो ये रूस के निवासी थे, इसलिए इन्हें रूसी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि ये एक शरीर मनोवैज्ञानिक थे, यानी शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करते थे। तो ये एक शरीर मनोवैज्ञानिक थे। इस टाइप से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है, ये एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वो हैं पावलोव महोदय। इनको 1904 में और किस विषय पर दिया जाता है, तो पाचन क्रिया पर। किस पे दिया जाता है? पाचन क्रिया पर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस सन में दिया था? 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था पाचन क्रिया पर। अगला पॉइंट है, इन्होंने पाचन क्रिया पर लार स्राव का क्या प्रभाव पड़ता है। पाचन क्रिया में लार स्राव का क्या प्रभाव है, इस विषय पर अध्ययन किया था और इसी पाचन क्रिया पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्हें पाचन क्रिया पर लार स्राव क्या है, इसलिए इसका जो इन्होंने अध्ययन किया था, इस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है, इन्हें अनुबंधन का जनक कहा जाता है। कंडीशन, इनकी थ्योरी को क्या कहते हैं? कंडीशन थ्योरी कहते हैं इन्हें। ये अनुबंधन शब्द जो है, परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि अनुबंधन शब्द का जनक कौन है। किसने अनुबंधन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है? तो वो हैं पावलोव महोदय। इन्होंने अनुबंधन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और अनुबंधन शब्द का जनक इन्हें ही कहा जाता है। अब आते हैं कि इनकी पुस्तकें कौन सी हैं। ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है कि इनकी कौन सी पुस्तकें हैं। 3 कोई दे देंगे, 1 ये दे देंगे, पूछ देंगे कि इसमें से पावलोव की पुस्तक कौन सी है। तो पहली है कंडीशन रिफ्लेक्स। पहली पुस्तक का नाम है कंडीशन रिफ्लेक्स और दूसरी पुस्तक का नाम है लेक्चर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। 2 पुस्तकें लिखी हैं, पहली कंडीशन रिफ्लेक्स और दूसरी लेक्चर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। अब इनके, जैसे मैंने ऊपर ब्लैक बोर्ड में लिख रखा है कि इनके सिद्धांत को पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अब इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। जैसे इनका सबसे जो सिद्धांत का प्राचीन नाम है, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो सबसे प्राचीन है। पुराने समय से हम लोग क्या है कि अनुकूलन द्वारा ही सीखते चले आ रहे हैं। एक बच्चा है, जब उसका जन्म होता है तो समाज में वो क्या करता है? अनुकूलन ही तो करता है। जब वो माँ के गर्भ में होता है, उस टाइम की उसकी स्थिति जो होती है वो दूसरी होती है। ना तो वहाँ प्रकाश होता है, केवल फ्लूइड पानी होता है, उसके अंदर वो रहता है। ना किसी व्यक्ति से उसका संपर्क, ना किसी वस्तु से उसका संपर्क होता है। जब वो जन्म लेता है तो सबसे पहले जन्म लेने के बाद, जैसे यानी प्रथम संपर्क किससे होता है? तो माँ से होता है। उसके बाद पिता से, क्योंकि माँ का और बेटे का 9 महीने पहले का संबंध होता है। उसके बाद पिता का, उसके बाद धीरे धीरे वो परिवार के मेंबर को जानता है। उसके बाद कुछ बड़ा हुआ, अगर वो घर से बाहर निकाला गया तो समाज के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, उन लोगों को जानना शुरू करता है। तो धीरे धीरे उसका सामाजिक संपर्क होने लगता है। तो प्रथम जब वो गर्भावस्था में था, उसके बाद जब उसका जन्म हुआ, जब वो शैशवावस्था में आया, तो उसने क्या किया? गर्भावस्था और शैशवावस्था के बीच की जो कड़ी है, जो समय है, तो शैशवावस्था में जब वो प्रवेश किया तो वो क्या कर रहा है? शैशवावस्था में अनुकूलन ही तो कर रहा है, एडजस्टमेंट ही तो कर रहा है। सिद्धांत को हम लोग सबसे प्राचीन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसीलिए इनके सिद्धांत का जो पहला नाम है वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। और इसी को हम लोग जानते हैं अगले नाम से, शास्त्रीय अनुबंधन को ही हम लोग प्राचीन अनुबंधन कहते हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत।
क्योंकि ये सबसे पुराना सिद्धांत है का सिद्धांत। तो सबसे पहला क्या नाम हुआ? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को ही हम लोग प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा अनुबंधन का सिद्धांत। अभी हमने कहा था अनुबंधन का जनक किसको कहते हैं? पावलोव को। तो अनुबंधन इन्होंने, अभी हम बताएंगे अनुबंधन शब्द क्यों यहाँ पे आया। अनुबंधन मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, तो इसलिए इनके सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। तीसरा है इनका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। जैसे हम लोग स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति तो अनुकूलित अनुक्रिया कर लेते हैं, लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक अगर हमारे सामने रख दिया जाए उसके प्रति हम कैसे अनुकूलित अनुक्रिया करेंगे, ये इनके सिद्धांत में इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है, इसलिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है हमारा प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अब जैसे अभी आपको इसमें हम बताएंगे कि एक अस्वाभाविक उद्दीपक जिसका जब वो किसी के सामने पेश किया जाता है तो उसमें जो अनुक्रिया होती है, कुछ समय बाद धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुकूलित अनुक्रिया होने लगती है। तो क्या होता है कि जो वो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्रिया होती थी वो क्रिया बिल्कुल बदल जाती है। तो यही है प्रतिक्रिया के सिद्धांत, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो क्रिया होनी चाहिए उसको बिल्कुल बदल करके एक नई क्रिया उसके साथ जोड़ दी जाती है, इसलिए इसको प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। आप पूछते हैं इन्होंने कैसी थ्योरी दी है, तो इन्होंने एस टाइप थ्योरी दी है। थॉर्नडाइक महोदय ने भी कैसी दी थी? एसआर थ्योरी है उनकी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी कौन सी है? एसआर थ्योरी। इसमें एस क्या था? स्टिमुलस। स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब क्या होता है? स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। और आर क्या है? स्वाभाविक, आर क्या है? स्वाभाविक रिस्पॉन्स, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया क्रिया, ये थॉर्नडाइक महोदय की थ्योरी थी, एसआर थ्योरी, जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है, उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। तो इनकी जो थ्योरी है वो भी एस टाइप थ्योरी है। इनके भी सिद्धांत में सबसे पहले उद्दीपक दिया जाएगा, स्वाभाविक उद्दीपक सबसे पहले उद्दीपक दिया जाएगा। इसीलिए इनकी, क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपक का नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं, अभी जब हम लोग इसके बाद जो कल सिद्धांत पढ़ेंगे वो आपका होगा स्किनर का सिद्धांत। और स्किनर का जो सिद्धांत है वो आर टाइप की थ्योरी है, क्योंकि वो लोग वो जो है उद्दीपक अनुक्रिया के बाद देते हैं, यानी पहले क्रिया कराएंगे बाद में उद्दीपक देंगे। और थॉर्नडाइक महोदय और पावलोव महोदय जो हैं वो पहले उद्दीपक देते हैं, बाद में अनुक्रिया कराते हैं। तो इनकी थ्योरी को भी हम लोग एस टाइप थ्योरी कहते हैं। एक और इनका नाम है, सिद्धांत का नाम अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। छठा है अनुकूलित प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के नाम से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। तो ये इनके प्रमुख नाम है। पहला शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, चौथा प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, पांचवा एस टाइप थ्योरी और छठा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। एक प्रश्न और होता है यहाँ पर कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, तो इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। कुत्ता कैसा था? तो भूखा था। एक प्रश्न और था, क्या कुत्ता रस्सी से बंधा था या खुला हुआ था? तो सीधी सी बात है, किसी को अगर इतनी देर तक भूखा रखा जाएगा तो उसे बांध कर ही रखा जाएगा। अब देखते हैं क्या था इनके सिद्धांत में। ये एक रूम था, एक कमरा। इस कमरे में एक डॉग को रखा गया था। एक डॉग था जो कई दिनों से भूखा था। कंडीशन ये है कि वो कई दिनों का भूखा था, कई दिनों का भूखा था।
कल भी मैंने बताया था अपने अगले सिद्धांत में कि हम लोग अनुक्रियाएं जो करते हैं वो उसके लिए कोई ना कोई उद्दीपक होना आवश्यक है। जब हमारे सामने कोई उद्दीपक होता है तो हम उसके प्रति ज़्यादा अनुक्रियाएं करते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर हमें आवश्यकता है, वही नहीं होता कि आवश्यकता कहा जाता है, कहावत कही जाती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब तक हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम कोई नया कार्य करना नहीं चाहेंगे। अगर हमारा पेट भरा हुआ है, हमें सोने के लिए अच्छे से बिस्तर मिल रहे हैं, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो कौन बाहर जाना चाहेगा? कौन कोई वर्क करना चाहेगा? कौन जॉब करना चाहेगा? कोई नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है कि जब हमारे पास आवश्यकता होगी तभी हम अनुक्रिया करते हैं। यही पिछले सिद्धांत में और इस सिद्धांत में मैं प्रूव करने का प्रयास कर रही हूँ। तो एक डॉग था जो कई दिनों से भूखा था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इसको एक कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में लाइट भी थी, लाइट की व्यवस्था थी। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर क्या था, एक घंटी लगी हुई थी। यहाँ पर एक घंटी थी और ये दरवाज़ा था, यहाँ से भोजन अंदर जाता था। अब ये भोजन कुत्ते को दिखाई नहीं देता था कि उसे दिख रहा हो कि हाँ भोजन रखा है बाहर, सामने उद्दीपक रखा, ये नहीं दिखाया जा रहा था। अब यहाँ जो घंटी है ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक। और भोजन, मान लीजिए भोजन रखा हुआ है, ये भोजन, ये स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है। ये अस्वाभाविक है और ये स्वाभाविक उद्दीपक है। अब जो कुत्ता है वो कैसा है, भूखा है, यानी भूख जो भूख जो है वो तेज़ी से उसके अंदर क्रिया कर रही है, यानी वो इतना भूखा है कि उसे भोजन चाहिए। अब क्या होता है कि पहले घंटी की आवाज़ करते हैं पावलोव महोदय। हाँ, ये कुत्ते की क्योंकि ये जो थे ये पाचन क्रिया से संबंधित थे और जो इनका विषय था वो पाचन क्रिया में लार स्राव का क्या महत्व है, इस पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो कुत्ते की जीभ में हल्का सा कट लगा के इन्होंने एक नली ट्यूब डाल दी थी, ये नली डाल दी थी और उस नली एक पैकेट लगा हुआ था, उसमें इसकी लार इकट्ठा करना था, लार इकट्ठा करना था। ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने सबसे पहले अस्वाभाविक उद्दीपक का प्रयोग किया। सबसे पहले इन्होंने घंटी बजाई। जब घंटी बजाई तो कुत्ते ने क्या किया, अपने कान खड़े किए, कान खड़े किए। जब घंटी बजाई तो उसने अपने कान खड़े कर लिए। जैसे हमारे यहाँ कोई एकदम से शोर होता है तो हम लोग चौंक जाते हैं, इस तरीके से कोई भी तेज़ शोर होता है तो हम उसके प्रति कोई ना कोई क्रिया करते हैं कि कहाँ से आवाज़ आई, इधर उधर चौकन्ने होते हैं। तो कान खड़े किए प्लस चौकन्ना हो गया, चौकन्ना हो गया। ठीक है। घंटी बजाई तो क्या हुआ, उसने अपने कान खड़े किए और वह चौकन्ना हो गया। लेकिन क्या इस घंटी बजाने पर, कान खड़े करने पर या चौकन्ना होने पर उसकी जो मूल आवश्यकता थी, मूल आवश्यकता क्या है, भूख। मूल आवश्यकता क्या है, भूख है, भूख, मूल आवश्यकता भोजन, भोजन है। और ये भोजन किस लिए चाहिए, भूख मिटाने के लिए। ठीक है। तो क्या भोजन की प्राप्ति हुई, उसकी मूल आवश्यकता पूरी हुई, नहीं हुई अभी। अब इन्होंने क्या किया कि उसको भोजन, इधर घंटी बजाई तो उसने कान खड़े कर लिए और चौकन्ना हो गया। उसके बाद इन्होंने उसको भोजन दिया। तो जैसे ही भोजन उसके सामने गया तो क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी और लार टपक करके ये कहाँ पहुँच गई, ये जो थैली इन्होंने लगा रखी थी,
उसके जीभ से नली लगाकर एक थैली लगाई थी जिसमें उसकी लार इकट्ठा करना था। उस थैली में उसकी लार गिरने लगी भोजन को देख करके। अब क्या है, अब इन्होंने कहा कि अब देखते हैं ये जो आपका अस्वाभाविक उद्दीपक है जिसके प्रति क्या क्रिया होती है, कान खड़े करना। ये करवाना क्या चाहते हैं कि इस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति लार कुत्ते के मुंह में आ जाए, ये क्रिया कराना चाहते हैं। अब कैसे होगी ये अस्वाभाविक उद्दीपक, इसकी जो आवश्यकता है भोजन वो तो ये है नहीं, इसकी भूख को तो वो शांत कर नहीं सकता है, तो फिर कैसे लार आएगी। तो इन्होंने क्या किया कि ये अस्वाभाविक दोबारा फिर से जब प्रयोग किया तो इन्होंने अस्वाभाविक घंटी बजाई, और घंटी बजाने के बाद उसके कुछ सेकंड 4 सेकंड तक, मान लीजिए घंटी बजती है 4 सेकंड या 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद उसको भोजन दिया। यही क्रिया कई बार दोहराई गई, तो जैसे उसको भोजन मिलता था उसके मुंह से लार आने लगती थी। धीरे धीरे जब इस चीज़ का अभ्यास कराया गया, अभ्यास उसने किया, कई दिनों तक अभ्यास कार्य चला। अब उसने एक चीज़ तो सीख ली यहाँ पर कि जब घंटी बजेगी तो हमें भोजन मिलेगा। अब यहाँ इस कंडीशन में क्या होता है, वही होता है कि ये अस्वाभाविक उद्दीपक जो है वो क्या बन गया, स्वाभाविक उद्दीपक बन गया। अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक बन गया। यानी जैसे अब एक दिन उन्होंने क्या किया कि केवल घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। तो ये जो अस्वाभाविक उद्दीपक था वो कौन सा कार्य कर रहा था, स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य कर रहा था। उसके बाद इन्होंने अपना और एक प्रयोग किया जिसमें क्या किया कि उन्होंने घंटी नहीं बजाई लेकिन भोजन दे दिया, तो कुत्ते के मुंह में लार नहीं आई। यही अनुबंधन है कि जब हम किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक को जोड़ देते हैं तो हमारी आदत क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या होता है कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जब हम अस्वाभाविक उद्दीपक को जोड़ते जाते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी स्वाभाविक उद्दीपक की तरीके से कार्य करने लगता है। तो यही यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अनुबंधन में अस्वाभाविक उद्दीपक भी प्रयास के द्वारा, बिना प्रयास के कुछ नहीं कराया जा सकता है, प्रयास के द्वारा स्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक भी बन सकता है और अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक भी बन सकता है। अच्छा, यहाँ इतनी देर से हम पूरा आपको लेक्चर दे रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं। तो पावलोव महोदय ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अगर हमारे सामने स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है तो भी हम अस्वाभाविक उद्दीपक के जरिए, अगर हमने उसके साथ अनुकूलन कर लिया है तो अस्वाभाविक उद्दीपक के जरिए भी हम अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे कक्षा में टीएलएम का ले जाना, एक शिक्षक है वो टीएलएम लेकर जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कोई भी चार्ट ले जाता है, मॉडल ले जाता है या मानचित्र कुछ भी ले जाता है, या कोई डेमो ही करके दिखा रहा है, वो ऐसा कार्य डेली कर रहा है। यानी जो ये स्वाभाविक उद्दीपक का प्रयोग कर रहा है, किसी दिन ऐसा हो जाए जिस दिन वो अपना टीएलएम या चार्ट या उसके पास अवेलेबल नहीं है या वो बना नहीं पाया या किसी कंडीशन से वो नहीं ले पाया, तो बच्चे क्या है यहाँ तो अनुकूलित हो गए हैं कि नहीं हमें टीएलएम ही चाहिए तभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ उसे कोई अस्वाभाविक उद्दीपक का भी यूज कर लेना चाहिए। जैसे टीएलएम के रूप में कोई वस्तु अगर नहीं है तो हम कहानी कथन विधि का प्रयोग कर लें, कोई कविता सुना दें, कोई दृष्टांत का वर्णन कर दें या कोई खेल विधि का प्रयोग कर लें, तो उससे भी बच्चे उसी प्रकार अनुकूलन कर लेंगे जैसा स्वाभाविक उद्दीपक यानी टीएलएम से करेंगे। जो वो चार्ट से करेंगे, चार्ट मॉडल से कर लेंगे, मॉडल से करेंगे, वही क्रिया वो कहानी कथन विधि से भी कर लेंगे, कहानी कथन विधि से भी कर लेंगे। तो ये होता है अनुकूलन कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ अगर हम अस्वाभाविक उद्दीपक देते हैं तो क्या होता है कि थोड़े दिन बाद अस्वाभाविक उद्दीपक भी स्वाभाविक उद्दीपक की बात कार्य करने लगता है। यही तो देखिए, स्वाभाविक उद्दीपक
और अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य अनुकूलन कब होगा? कब होगा? इसको देख लेते हैं जरा। जैसे जो ये जो घंटी बजाई थी पावलोव ने, वो किस आधार पर बजाई थी और उसके कितने देर बाद भोजन उसको दिया था, जिससे अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी और स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन को, दोनों को किस अंतराल पर रखा? घंटी बजने के कितनी देर बाद भोजन दिया गया, जिससे कि वो ये समझ गया कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। इसमें पहला है आपका, मैंने लिख भी रखा है, स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य काल संबंध। कितना समय रखा गया? पहला आपका है समकालिक अनुकूलन। समकालिक अनुकूलन में क्या होगा कि एक साथ यानी तुरंत घंटी बजाओ, उसके तुरंत बाद भोजन दे दो। तो क्या है, क्या कुत्ता ये समझ पाएगा कि घंटी का यहाँ क्या रोल है और भोजन का क्या रोल है? जैसे घंटी के प्रति जो वो अनुक्रिया करता था कि घंटी बजी और वो चौकन्ना हो जाता था, कान खड़े कर लेता था, और भोजन को देखकर जो उसके लार आने लगती थी, क्या ये प्रक्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। कि जैसे उसको ज़रूरत है भोजन की, जैसे उसे भोजन मिलेगा तो घंटी बजे या ना बजे उससे क्या मतलब है? जो घंटी के प्रति अनुक्रिया होनी चाहिए वो नहीं होगी, भोजन को देख के तो लार आ सकती है। तो समकालिक अनुकूलन, तो इसे सही नहीं माना उन्होंने कि एक साथ दोनों को देने का कोई मतलब नहीं है, दोनों में से एक जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा, एक के प्रति वो अनुक्रिया नहीं करेगा। अगला आपका है विलंब अनुकूलन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलेड कंडीशनिंग, जो कुछ अंतराल पर, जैसे मान लो हमारे घंटी की जो आवाज़ है वो 4 सेकंड है, 4 सेकंड है, तो पहले घंटी बजाई, 4 सेकंड बाद घंटी बंद हो गई, यानी कुत्ते ने घंटी को खूब ध्यान से सुन लिया। जब बंद हो गई उसके बाद उन्होंने उसको भोजन दिया, यानी स्वाभाविक उद्दीपक दिया। तो अब वो सीखा कि हाँ घंटी बजी, उसने घंटी को सुना, उसके बाद चौकन्ना हुआ, उसके बाद उसे भोजन मिला, तो भोजन को देखकर उसके लार आ गई। उसके बाद तीसरा होता है अनुमार्गी ट्रेस कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है कि इन स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच में लंबी दूरी, घंटी बजा दी उसके बाद 1 घंटे बाद उसको भोजन दिया, तो कोई मतलब नहीं, जब उसको भोजन मिलेगा और भोजन को देख के जब उसके लार आएगी, चूँकि देखो भोजन को देख के तो लार आएगी ही, इसलिए क्योंकि ये एक स्वाभाविक क्रिया है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हम उसके प्रति स्वाभाविक क्रिया करेंगे। हमें नींद आ रही है बहुत तेज़, और नींद आ रही है उसके लिए अगर हमें कहीं बिस्तर मिल जाते हैं तो बिस्तर पर जाके हम सो जाएंगे ना, स्वाभाविक क्रिया है ये चीज़। तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक क्रिया होना, अनुक्रिया होना ज़रूरी है और होती भी है, लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगे, ये कंडीशन है। किस कंडीशन में होगा? तो सबसे पहला है समकालिक अनुकूलन, अगर हम घंटी को और भोजन को एक साथ पेश करते हैं। दूसरा विलंब अनुकूलन, जिसमें घंटी बज जाने, जितने सेकंड की घंटी आपकी है उतने सेकंड घंटी बज जाने के बाद उसे भोजन देना। तीसरा है अनुमार्गी, यानी दोनों के मार्ग में ज़्यादा दूरी होना, जैसे घंटी बजा दी उसके 1 घंटे बाद भोजन दिया। चौथा है आपका प्रच्छोन्मुखी अनुकूलन, पहले भोजन दे दिया और बाद में घंटी बजाई, पहले स्वाभाविक उद्दीपक दे दिया फिर अस्वाभाविक। अगर हमें पहले स्वाभाविक उद्दीपक दे दिया जाएगा, जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी, तो फिर बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक का कोई रोल नहीं है। क्या मतलब है कि कुत्ते को भूख लगी तो उसने भोजन कर लिया, तो घंटी नहीं तो घंटा बजाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे अच्छा जो अनुकूलन है वो कौन सा है? विलंब अनुकूलन है। इसी अनुकूलन का प्रयोग पावलोव महोदय ने अपने सिद्धांत में किया है कि उन्होंने जैसे मान लो 10:10 और 10:10 और 1 सेकेंड पर उन्होंने घंटी बजाई और 10:10 पर भोजन दिया, तो घंटी की आवाज़ कुत्ते ने आसानी से सुनी और उस पर जो रिएक्शन करना था वो रिएक्शन भी उसने किया। उसके बाद उसे भोजन दिया गया, तो भोजन को देखकर भी
उसने स्वाभाविक क्रिया की यानी लार आने लगी। तो अनुकूलन का सबसे अच्छा जो समय है वो यही है, डिलेड कंडीशनिंग होती है, जिसमें अस्वाभाविक उद्दीपक के कुछ समय बाद स्वाभाविक उद्दीपक दे दिया जाए तो हम उसको आसानी से सीख सकते हैं। अब इसका शिक्षा में क्या महत्व है ये देख लेते हैं, क्योंकि ये अधिगम का सिद्धांत है तो शिक्षा में भी इसका महत्व होगा। क्या महत्व है देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा में इस सिद्धांत का प्रयोग कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग। यह विधि बुरी आदतों के निवारण में सहायक हो सकती है या होती है। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है और वो दुलार में बड़ों को मारना सीख गया, बड़ों को मारने लगता है, या अनुचित शब्दों का प्रयोग सीख गया, जैसे गाली वाली सीख गया। पहले शौक में लोग सिखाते हैं और बाद में ये चीज़ उसकी आदत में शामिल हो जाती है। तो इस आदत को छुड़वाने के लिए ये सिद्धांत आपका प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला, भय संबंधी मानसिक रोगों के उपचार में सहायक। अगर किसी को डर लगता है, डर संबंधी उसके पास कोई बीमारी हो गई, जैसे किसी चीज़ से वो डरता है, तो ये बीमारी का इलाज करने में, उसके अंदर से उस भय को निकालने के लिए आपका ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत सहायक है। नेक्स्ट है अनुशासन स्थापित करने में सहायक। ये तो हम लोगों को सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। जैसे घर में जो हमारे घर में जो बड़ा है कोई, मान लीजिए घर में कोई बाबा हैं या पापा हैं और बच्चे जो हैं वो घर में उद्दंडता कर रहे हैं, तो जैसे ही अगर वो ऑफिस जाते हैं या जो भी उनका डेली का रूटीन हो, जब वो घर से बाहर हैं तो घर में शैतानी कर रहे हैं, और जैसे उन्होंने सुना कि हाँ बाइक की आवाज़ आई या गाड़ी की आवाज़ आई या साइकिल के जो भी वो यूज़ करते हैं या उनके आने का कोई भी सूचना उसको मिलती है, तो क्या है वो एकदम से शांत हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा उनसे डरता भी है या उनके अनुशासन को मानता है। इसी तरीके से कक्षा में भी होता है कि जैसे कुछ टीचर्स होते हैं जो बच्चों के साथ घुल मिल के रहते हैं, कुछ टीचर जो होते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं या कम बात करते हैं बच्चों के साथ, पढ़ाते अच्छा हैं लेकिन उन्हें ज़्यादा बच्चों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। तो क्या होता है, जैसे ही टर्न चेंज होता है, जैसे जो क्लास का रूटीन चल रहा है, एक क्लास ओवर होने के बाद दूसरी क्लास आती है, तो जो भी टीचर, जैसे घंटा बजा तो बच्चे ने अनुकूलन कर लिया है कि हाँ अब फला वाले सर आएंगे। अब उनके अगर पीरियड्स में कोई दूसरा चला जाता है, कोई दूसरा टीचर भेज दिया जाता है, अगर वो एब्सेंट है, हेलो सर का तो घंटा था, तो आप दूसरे लोग गए हो। क्या हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, उस बेल के साथ अनुकूलन कर रखा है, वो टाइम के साथ अनुकूलन कर रखा है कि हाँ इस पीरियड्स के बाद ये आएंगे, ये चीज़ होती है। तो अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक है। अगला है समाज तथा वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक। हम सभी अनुकूलन के द्वारा ही सीखते हैं। हमने अभी पहले ही बताया था कि जब बच्चे का जन्म होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम अनुकूलन एडजस्टमेंट ही करते हैं, हर परिस्थिति से एडजस्टमेंट करते हैं। पूरा जीवन ही अनुकूलन पर टिका हुआ है, एडजस्टमेंट पर टिका हुआ है, हर जगह एडजस्टमेंट होता है। तो हम समाज में कैसे अपने आप समायोजित करें, अपने आप को कैसे अनुकूलित करें, ये सिद्धांत बताता है। अगला है कक्षा में जो हम लोग टीएलएम का प्रयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो टीएलएम का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पाठ्य वस्तु के साथ टीएलएम का प्रयोग जब हम करते हैं, तो टीएलएम का प्रयोग जब करेंगे पाठ्य वस्तु में, तो पाठ्य वस्तु जो है वो टीएलएम से क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। अब बच्चे, जैसे टीएलएम क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, इस स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं, यानी इसमें तो रुचि ले रहे हैं, अनुक्रिया के रूप में क्या कर रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट अपने कंटेंट पर, पाठ्य वस्तु पर पहुंच जाते हैं, पाठ्य वस्तु, तो ये पाठ्य वस्तु क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक। अब अस्वाभाविक पाठ्य वस्तु को देखें, मुंह बनाएंगे, अरे क्या पढ़ें आज, मन नहीं है पढ़ने का, इस टाइप का, यानी यहाँ क्या है, रुचि नहीं लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के प्रति अनुकूलन करना है, इनकी आदत डलवानी है बच्चों को। स्वाभाविक उद्दीपक पेश किया, उसके साथ में अस्वाभाविक उद्दीपक आ गया,
अब क्या है, बच्चे दोनों का सिस्टम समझ जाएंगे। फिर किसी दिन अगर आपके पास स्वाभाविक उद्दीपक नहीं भी है, आप कोई TLM लेकर नहीं भी जा पाए, तो मैंने आगे बताया है कि आप कोई भी कहानी कथन विधि का प्रयोग करिए, कविता का करिए, खेल में सिखाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने पाठ्य वस्तु को उससे कनेक्ट करके पढ़ाइए। ये नहीं भी होगा तो भी बच्चे क्या हैं कि आपके पाठ में रुचि लेंगे। ठीक है, बस यही इस सिद्धांत का पूरा सार है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि हम लोग स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति तो स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं, लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हम कैसे स्वाभाविक अनुक्रिया करें, यही टोटल इस सिद्धांत में बताया गया है। उम्मीद करते हैं मैंने जितना समझाने का प्रयास किया है आप लोगों के समझ में आया है। तो प्लीज़ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।